नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 स्पर्श का एक महत्वपूर्ण पाठ जो कि एक फिल्म समीक्षा है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। लेखक परिचय देखते हैं। प्रहलाद अग्रवाल का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में 20 मई 1947 को हुआ। हिंदी विषय में एमए किया। आरंभ से ही उन्हें फिल्मों से संबंधित चीजों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा रही और बाद में इसी क्षेत्र को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया। इनकी किताबें आई हिंदी कहानी, सातवां दशक, आलोचना, तानाशाह, उपन्यास, राज कपूर पर आई, आधी हकीकत, आधा फसाना, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, और फिर उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, बाजार के बाजीगर। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने फिल्मों के बारे में ही लिखा है। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाएं हम आपको ये पाठ? तो इस पाठ के ज्ञानात्मक उद्देश्य है फिल्म समीक्षा के बारे में आपको बताना। कौशलात्मक उद्देश्य है कि स्वयं आप इस तरह की फिल्मों की समीक्षा लिखने के आप काबिल बन जाएंगे, लेख लिखने की योग्यता आपके अंदर आएगी, फिल्म निर्माण की वास्तविकता मुश्किलों का आपको परिचय हो सकेगा। और तीसरी कसम बोधात्मक जो इससे उद्देश्य हमारा पूरा होगा, नायक नायिका के चरित्र को आप समझ सकेंगे, समाज में व्याप्त विसंगतियों के बारे में सजगता से आप जान सकेंगे। लेख में आई फिल्म से संबंधित संवेदनशील स्थलों का आप उसकी पहचान कर सकेंगे और फिल्म की कहानी को अपने आसपास दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देख सकेंगे। क्या वैसे हीरो हीरोइन ने जैसे रोल किया है, हीरा मन हीरा माई जैसे पात्र आज भी हमारे जीवन में हमारे आसपास हैं क्या? तो आपने 60-70 के दशक में कोई फिल्म देखी है? उस समय की कोई फिल्म प्रसिद्ध हो तो आपका जवाब हो सकता है शोले, हो सकता है और बरसात हो सकता है, राज कपूर की ही थी, है ना? और तीसरी कसम फिल्म देखी है? कौन थे उसके नायक नायिका? राज कपूर और वहीदा रहमान। तो हमारे देश में ज्यादातर फिल्में कहाँ बनती हैं? मुंबई, बॉलीवुड। आपकी मातृभाषा में भी क्या कोई फिल्म बनी है? भोजपुरी, पंजाबी, कई भाषाओं में हमारे देश में, तमिलनाडु में, तमिल तेलुगु में फिल्में बन रही हैं, मलयालम कन्नड़ में बन रही हैं। एक ग्रामीण और शहरी मनुष्य की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अब ये आप समझते ही हैं, तो इस तरह से हम प्रश्न पूछते हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पाठ हम जानते हैं हर पाठ के 3 हिस्से होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। इसी को हम अनवीति कहते हैं। तो प्रथम अनवीति में फिल्म अभिनेता राज कपूर के फिल्मी जीवन का जो सफर है उसका हमें परिचय मिलता है। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले उसका जानकारी मिलेगी। शैलेंद्र का राज कपूर के साथ वार्तालाप। और मध्य भाग में द्वितीय अनवीति में एक अच्छे मानव के रूप में शैलेंद्र का परिचय, उनके गीतों की विशेषताएं, शंकर जयकिशन के साथ में दसों दिशाओं के गीत के बारे में चर्चा, तीसरी किस्म के नायक नायिका का परिचय। और थर्ड पार्ट तृतीय अनविति यानी कि जो कहानी का निष्कर्ष है उसमें लेख का निष्कर्ष है, फिल्म हिंदी फिल्मों की कमजोरी क्या है, गीतकार शैलेंद्र का, और इसमें हमें विशेषताएं उनकी पता चल रही हैं। अभिनय की दृष्टि से राज कपूर और वहीदा रहमान का अध्ययन किया गया है। पाठ का सार। प्रस्तुत फिल्म समीक्षा गीतकार और कवि शैलेंद्र के फिल्मी जीवन का ब्यौरा है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उतारा तो वह मील की पत्थर साबित हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म में न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत मतलब प्रसिद्धि पाई, बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया, मतलब अचंभित कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान
रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह उजागर कर दिया, यानी कि बता दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। जोखिम का मतलब रिस्क, रिस्क लेने वाली बात है। इस तरह की आर्टिस्टिक मूवी बनाना, आर्टफुल कलाकृति फिल्म के रूप में बनाना। आइए इस पाठ को जब तक हम पूरी तरह से अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। पाठ को पढ़ें तो संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम बहुत बड़ी हिट हुई थी। मेरा नाम जोकर उस समय तो नहीं चली लेकिन बाद में यह बहुत चली। मैं और मेरा दोस्त भी बहुत चली। 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया। तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म के एक ही भाग को बनाने में लगभग 6 वर्षों का समय लग जाएगा। यह फिल्म बहुत लंबे समय में बनी थी बच्चों। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलाइड पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं सेलुलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये सेलुलाइड पर लिखी कविता थी। कविता की खासियत क्या होती है? उसमें रस होता है, आनंद होता है और सीख होती है। तो स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर जैसे कोई कविता लिख दी गई हो, ये यानी कि बहुत अच्छी उन्होंने एक कला फिल्म बनाई। तीसरी कसम को अब कौन से पुरस्कार मिले? राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ यानी कि उतनी ही लगन के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक यानी कि कोई वेतन लिए बिना, फीस लिए बिना। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़ा उत्साह पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, परंतु तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। उनके दोस्त थे भाई, क्लोज फ्रेंड। शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया क्योंकि वो तो इतने अमीर थे ही नहीं और ये बड़े शोमैन ठहरे। शोमैन वो होता है जो डायरेक्शन करता है, प्रोड्यूसर भी होता है, फिल्म में पैसा भी लगाता है, अभिनय भी करता है, यानी कि हर तरह से अपनी कला को प्रदर्शित करने में माहिर होता है। बहुत प्रसिद्ध जो हो, जिसका नाम हो, तो उसको हम कहते हैं शोमैन। तो ये ऑलराउंडर थे भाई बॉलीवुड के राज कपूर। तो निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक और पूरा एडवांस। इतनी सुन के सब हंस पड़े। शैलेंद्र राज कपूर की सियाराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले प्रोफेशनल भी मतलब चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा योग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से सावधान भी किया था, आगाह किया था। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, पोएट थे, गीतकार थे, फिल्मों में गीत लिखते थे। शैलेंद्र दिल के बहुत अच्छे थे, करुणा थी उनके हृदय में, इसलिए वो एक अच्छी ऐसी भावनात्मक फिल्म बनाना चाहते थे, कंपैशन पर आधारित, करुणा पर आधारित। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बमुश्किल लगा है, उर्दू का है ये शब्द। बहुत मुश्किल से, कठिनाई से वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले जो फिल्म को सिनेमा घरों तक ले जाते हैं खरीद कर। बावजूद इसके
कि तीसरी कसम में राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी, और इनके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो गए थे, फेमस हो गए थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले गणित, देखिए मुहावरा आया है 2 से 4 बनाना, मतलब डबल प्रॉफिट कमाने वाले, जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बामुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब पर्दे पर आई, कब चली गई, मत मालूम ही नहीं चला। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, ऐसे ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। स्पंदित स्पंदित थी। स्पंदित का अर्थ होता है धड़कना। तो मतलब बहुत बारीकी से इस फिल्म को बनाया गया था कि अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, और टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते हुए लोगों के सपनीले कहे कहे। भले ही वो मतलब गरीब हैं, लेकिन किस तरह से वो सपने देखते हैं और खुश रहते हैं, अभावों में भी, कमियों में भी। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। अब प्रश्न आता है कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोक तत्व का अभाव, यानी कि जो आम जनजीवन है उससे वो दूर होती है वास्तविकता से। उसमें दुख को भी ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, आम जीवन जैसे जिंदगी से जुड़ी होती हैं, वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का यानी कि दुख भरी हालातों का चित्रांकन होता है तो भी उन्हें ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। दुख का ऐसा बीभत्स रूप यानी कि डरावना भयंकर रूप जो दर्शकों की भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी किस्म की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है, यानी दुख को भी सहज रूप से जैसा कि जीवन में आम जीवन में होता है वैसे ही पेश करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा मतलब धन की चाह, लालच से कोसों दूर थे। ग्रीडीनेस उनके अंदर नहीं थी। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी, यानी कि वो एक यथार्थवादी आदर्शवादी चरित्र के बंदे थे। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और यह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत वे अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। यानी कि सही मायनों में पीड़ा जो है हमें अपने गुण अवगुण को निखारने का अवसर देती है, अपनी मंजिल तक पहुंचने को योग्यता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर ने उन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ यानी कि कला का जानकार, समीक्षक यानी कि एनालाइज करने वाला, गुण दोष बताने वाला, ये इस पाठ के कीवर्ड्स है, यानी आप रेखांकित कर लें और याद करें, लिख लिख के अभ्यास करें इनका। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना तो वो जागते रहो जो उनकी सुपरहिट फिल्म थी दूसरी, उसमें भी नहीं थे। इसमें अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है, यानी कि वह स्वयं हीरामन गाड़ीवान जैसा हो गया है। खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान, यानी कि एकदम ठेठ गाड़ीवान,
वैसे ही पहनावा, वैसे ही बोलचाल, वैसे ही हाव भाव। दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। जिसके लिए मोहब्बत के सिवा कोई दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात है यह कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। किंवदंती मतलब एक कहानी बन चुका था। एक मतलब वो क्या कहना चाहिए, मिथक खुद खुद ही अपने आप में एक इतिहास बन गए थे। तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह ही हीरा मन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं भी हीरा मन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरा मन में ढल गया है। ये उस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, ये 3-4 लाइनें हैं कि राज कपूर शोमैन होते हुए भी कैसे वो न्याय कर सके गाड़ीवान हीरामन के साथ में, या उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। किसके? हीरामन गाड़ीवान की। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कि हीराबाई नाच गाना करती थी और वह भी इमोशनल थी, भावुक थी। अगर किसी बात पे उनमें आपस में झगड़ा होता, वो इग्नोर मारती उसको, हीरामन को, तो फिर वह कितना वो सैड हो जाता, दुखी हो जाता, लगता जैसे उसका जीवन ही नष्ट हो रहा हो, उसकी पहचान खो गई हो। तीसरी कसम फिल्म की पटकथा यानी कि पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट प्ले राइटिंग, कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। अब देखिए महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, पार्ट का कंक्लूजन किया लेखक ने किस पर, ये बताया आपको कि ये जो ओरिजिनल स्टोरी है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की, जो उपन्यास है, किताब है मारे गए गुलफाम, उससे ली गई है। और उस कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई हैं। ये मजे की बात है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने ही इस फिल्म की तीसरी कसम की टाइटल बदल दिया और उसकी स्क्रिप्ट खुद लिखी, पटकथा उन्होंने खुद लिखी। ऐसे कम चांस है कि लेखक खुद स्क्रिप्ट लिखे, ओरिजिनल किताब का राइटर। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले? राष्ट्रपति पुरस्कार, स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, मास्को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई। और उन्होंने कितनी फिल्म बनाई शैलेंद्र ने? जीवन में एक फिल्म बनाई, पहली और आखिरी, तीसरी कसम। तीसरी कसम उन्होंने, ये देखिए दूसरी फिल्में और डायरेक्टेड की हैं, प्रोड्यूस की हैं। नायक नायिका और इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है? तीसरी कसम फिल्म पे नायक राज कपूर, वहीदा रहमान थी। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का अभिनय किया है और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई का अभिनय किया है। ये 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? शिल्पकार शैलेंद्र ने। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की कल्पना नहीं की थी कि फिल्म के पहले भाग के निर्माण में 6 साल लग जाएंगे। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? जब उन्होंने एडवांस में पारिश्रमिक मांगा। फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? कला मर्मज्ञ और आंखों से बात करने वाला। सेल्यूलाइट पे लिखी कविता इस फिल्म को क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पे लिखी कविता अर्थात कैमरे की रील में उतारकर चित्र पर प्रस्तुत करना इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर सार्थकता के साथ उतारा। इसलिए यह प्रिज्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पे लिखी कविता थी। खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि इसमें आज के जैसे मसाला नहीं था, अनावश्यक ग्लोरिफिकेशन नहीं था, 2 के 4 बनाने के उद्देश्य से यह फिल्म नहीं बनी थी, कला की दृष्टि से फिल्म बनी थी। जो साहित्यिक महत्व और गौरव को नहीं समझ सकते, उन्होंने, ऐसे वितरकों ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का, उनका शोधन करने का उपाय करे और सस्तेपन को दर्शकों पर ना थोपे। और इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है स्लाइड में, आप सारे पढ़ लीजिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके गीत भाव प्रवण थे, नहीं ये मैंने आपको समझाया था पाठ पढ़ाते समय। इसका अर्थ है कि शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी। उनके गीत जनमानस के लिए लिखे गए गीत थे तथा गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं थे, मुश्किल नहीं थे, वो कठिन नहीं थे। तभी तो आज भी इनके द्वारा लिखे हुए गीत गुनगुनाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हृदय को छूकर उनके अवसाद को, दुख को दूर कर देते हैं। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि व्यथा, पीड़ा, दुख आदि व्यक्ति को कमजोर या हतोत्साहित अवश्य कर देते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं करते, बल्कि उसे मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर व्यथा आदमी के जीवन की एक नई सीख देती है। व्यथा की कोख से ही तो सुख का जन्म होता है। इसलिए व्यथा के बाद, दुख के बाद आने वाला सुख अधिक सुखकारी होता है। धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीणावाणी चैनल पर ऐसे ही साहित्य और व्याकरण के पाठ पढ़कर अपनी हिंदी को मजबूत करें। हम अपनी भाषा पर ही गर्व कर सकते हैं। खुश रहिए, गर्व करिए कि हिंदी आपके देश की आपकी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, क्योंकि हम भारत को भारत माता बुलाते हैं। तो भारत माता की मुख्य भाषा आपकी मातृभाषा ही ना। जय हिंद, जय हिंदी।